नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हिंदुस्तान ने देखे हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान इस समय लॉकडाउन 4.0, हालांकि बहुत सारी रियायतें इस फेज में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला है जी न्यूज के लिए। हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस समय आप सभी जो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सबकी कोशिश यही है जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ना सिर्फ लाया जाए बल्कि उसमें एक रफ्तार देखने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी स्केड्यूल से आप जुड़ी हैं हमारे साथ जी न्यूज पर। मैम, मेरा पहला सवाल वही, मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ आपका समग्र दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन देने के लिए आए तो एक बात तो साफ दिखी और हम लॉकडाउन 4.0 में भी वो देख रहे हैं कि जान भी जहान भी, कोरोना से लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है। तो सही कहा आपने देखा कि जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम नारा था कि जान है तो जहान है। सबसे पहले इस सरकार का प्रायोरिटी था कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जिसमें 135 करोड़ लोग बसते हैं, जो आज देश के बड़े बड़े 15 देशों की बराबर की आबादी ले ले तब जाके एक हिंदुस्तान की आबादी होती है। और विकसित देशों में तो बहुत विकसित हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, अमीर देश होते हैं, हम उस लेवल तक अभी पहुंच नहीं पाए। तो इस देश में जो दुनिया भर में ये बीमारी फैल रही है, हमारे देश की चैलेंजेस कई गुना ज्यादा थी, जिस करके ये टोटल लॉकडाउन एकदम का फैसला लिया गया कि इसकी चेन तोड़नी बहुत आवश्यक थी। लेकिन जब हम उस पे कामयाब हुए, आज भी आप देखिए कि जब हिंदुस्तान में 1 लाख केसेस पहुंचे तो हमारी जो डेथ रेट थी वो सिर्फ 3000 के आसपास थी। और जब दूसरे देशों में 1 लाख केसेस पहुंचे थे तो उनके 15-16 हजार हजारों के 11,000, 12,000, 15,000, 16,000 यूके यूएस को देखिए, इतनी 1 लाख जब केसेस हुए इतने पहुंच गए थे। तो हिंदुस्तान ने इसको कंट्रोल करने में बहुत सक्सेसफुली, जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, लोगों का सहयोग भी हुआ, केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री में और राज्यों की सरकारों ने बखूबी काम किया। लेकिन समय के बाद ये जरूरी था कि अब ये लॉकडाउन का असर इकोनॉमी में जैसे पड़ने लगा, किसी तरह से अब इकोनॉमी और लाइफ और लाइवलीहुड को बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि लाइफ बचाने में हम लोग कामयाब रहे, लेकिन ये बीमारी ऐसी कि दुनिया में किसी को नहीं पता कितनी देर चलेगी। आज तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है। इसका कितना भयानक असर मौसम से होता है, किससे होता है, अब आपने देखा सब एसिम्प्टोमेटिक हो गए, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे हालातों में देश तब तक बंद रह सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे खोल के इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करते हुए जानों को बचाने का ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो लॉकडाउन का असर, जैसे आपने देखा, सबसे पहले गरीबों पे, दिहाड़ीदार मजदूरों पे, जो सुबह की कमा के शाम को अपना पेट भरते थे, जिस करके प्रधानमंत्री जी ने इनको गेहूं, चावल, खाने पीने का सामान, किसानों को 2,000 उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट, उनकी घरवाली के खाते में 500 रुपए, उनके बुजुर्गों के खाते में 500 रुपए, गैस सिलेंडर के पैसे, तमाम ऐसी चीजें कि हाथ में कुछ पैसे भी आ जाए और खाने पीने को राशन भी मिल जाए, ताकि ये लॉकडाउन के समय में इतनी आफत में नहीं आए। जहां ये कोशिश थी, अब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे। और एक चीज और मैं कहूंगी, लॉकडाउन सक्सेसफुल इसी कारण हो सका क्योंकि इसेंशियल सप्लाई चेन कभी केंद्र की सरकार ने टूटने नहीं दी। और मैं समझती हूँ मेरा मंत्रालय ने एक बहुत बढ़िया रोल इसमें प्ले किया है। लोग घर पे तभी रह सकते थे जब खाने पीने को उनको मिल रहा था। तो ये इसेंशियल सप्लाई चेन को बरकरार रखना भी बहुत कामयाबी से किया गया। लेकिन अब जब सप्लाई चेन्स खत्म होने लगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में भी लॉकडाउन था, अब कहीं ना कहीं इनको खोलने का फैसला लिया गया और स्टेटों को अपनी तरीके से डिवाइस करने के मेथड्स दिए गए। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी कि हमारे मंत्रालय पे हमने एक 24/7 एक हेल्पलाइन डेस्क खोल दिया कि किसी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट को कहीं लोकल प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, कोई ट्रक को कोई पुलिस रोक रहा था, कोई ट्रक की रिपेयर की दुकान नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन में फार्मर से खरीदे, तरह तरह की इश्यूज आ रहे थे। एग्जैक्टली मैं उन चैलेंजेस पे और खुल के आपसे बात करना चाह रही थी। मैं उन्हीं चैलेंजेस पे आपसे खुल के बात करना चाह रही थी, क्योंकि मैं न्यूज़ के माध्यम से देख रही थी आप लगातार मीटिंग्स ले रही थी और फूड सप्लाई चेन जो है वो बहुत क्रूशियल है। दो बातें मैं यहाँ पर आपसे खास तौर पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक तो अब जो आम जनता है उसको असेंशियल और नॉन असेंशियल उसको क्या है, इन दो चीज़ों का फर्क उसको समझ आ गया। दूसरा,
आपसे मैं ये भी जानना चाह रही थी, फूड सप्लाई चेन को लेकर आपके चैलेंजेस क्या रहे और अब उसको वापस ट्रैक पर लेकर आना, वो कितना बड़ा चैलेंज या वो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? मजदूरों के मुद्दे पर मैं उसके बाद आपसे बात करूंगी, क्योंकि आपने इस पर काफी कुछ बोला भी है और वो बहुत अहम मुद्दा भी है और उस पर सियासत भी बहुत हुई है। लेकिन जो फूड सप्लाई चेन और जो हमने चैलेंज देखा है, उस पर पहले मैं आपका कॉमेंट चाह रही हूँ। जी, चैलेंजेस बहुत थे। सबसे पहले चैलेंज तो ये था कि जो इन्वेंट्री में था, जो स्टोर में था, जो वेयरहाउस में था, जो दुकानों में था, वो लोगों के पास पहुंचता रहे, दुकानों तक पहुंचता रहे, राज्यों में पहुंचता रहे, लोगों को इसकी कमी ना आए। अब जब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना था, सबसे पहला प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा प्रॉब्लम था किसानों से खरीदने के लिए लिक्विडिटी, पैसों की कमी, क्योंकि जब सब कुछ बंद हो गया लेकिन किसान की फसल हो या उसका फल हो या सब्जी हो तो अपने रफ्तार से वो उग ही रहा था, उसकी हार्वेस्टिंग की सीजन आ गई। अब लॉकडाउन के समय में जैसे असम में टी लीव्स हो जाए या बिहार में, महाराष्ट्र में मैंगो सीजन हो जाए, ये तो अपनी सीजन से सब ये सारी फसलें, या फिर जम्मू कश्मीर के एप्पल्स हो जाए, तो ये तो अपनी रफ्तार से इनका हार्वेस्ट का सीजन आ रहा था, लेकिन मंडियां भी बंद थी, फैक्ट्रियां भी बंद थी, तो ये लोग कहाँ बेचते? तो किसानों का नुकसान कम से कम हो इस करके ये फैक्ट्री को रिवाइव करना जरूरी था। कंज्यूमर के पास पहुंचता रहे इसलिए इसको रिवाइव करना जरूरी था। और इसको रिवाइव करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की जरूरी थी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिक्विडिटी, कि अब किसानों से खरीदे कैसे। और तीसरी बहुत बड़ी बात कि जो लेबर की कमी पड़ गई। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जान को भी बचाना, लेबर को, किसी को कोरोना ना हो, फैक्ट्री को भी खोलना, एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट और बहुत चैलेंजिंग चीज थी। लेकिन मैं पूरे उद्योग को मैं मुबारकबाद देती हूँ और अपने मंत्रालय के अफसर्स को और होम मिनिस्ट्री को, क्योंकि रोज लगातार बातें करके अब जब तक ढाबे नहीं खुलेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की, वो कहाँ पे रास्ते में रुक के अपनी खाना कहाँ पे खाएंगे। फिर उसके बाद था कि रास्ते में रिपेयर की, मैकेनिक की शॉप्स नहीं खुलेंगी तो वो कहाँ पे ट्रक की रिपेयर होगी। तो तरह तरह जैसे रोज इश्यूज आते थे, रोज हम होम मिनिस्ट्री को लिखते थे और एकदम से एक्शन जब होता रहा, तो ये एक डिपार्टमेंट था जब सब कुछ बंद था, ये तब भी 25-30% पे चलते रहे। लेकिन हाँ, आज जिस कैपेसिटी पे हम लोग कोविड से पहले चलते थे, उस कैपेसिटी पे चलने में चैलेंजेस आ रही हैं, तरह तरह की चैलेंजेस आ रही हैं, और उसको लगातार हम एड्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि एक कंज्यूमर होने के नाते आपको या आपके दर्शकों को लगता है कि आपको अभी भी जो चीजें आपको चाहिए वो मिल रही हैं, इसका मतलब कि वो चैलेंजेस को हम सरकार मीट कर रही है और फेस कर रही है। मैं आपसे मैम अब डिटेल में मजदूरों को लेकर बात करना चाहती हूँ। हमने देखा ये जी, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने अपना वीडियो ट्वीट किया, उससे पहले आपको उनकी तस्वीर याद होगी। जो सियासत हुई मजदूरों को लेकर, एक तरफ ये सियासत हुई और दूसरी तरफ मैम हमने ये रिवर्स माइग्रेशन देखी, ग्राउंड पर हमने ये देखी। वो तस्वीरें देखकर कोई भी, मैं यहाँ पर सियासत से ऊपर जाकर आपसे बात कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ पर नहीं कर रही, एक समाज के तौर पर, एक कंट्री के तौर पर, और पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने जो डेवलपमेंट का मॉडल ढूंढा, ऐसा क्या हुआ कि इस देश का जो लेबर था, जो मजदूर था, जिसका इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है, और आपकी मिनिस्ट्री में तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो प्रशासन पर, सरकारी वादों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया? उसकी फेथ क्यों हिल गई हम में से? बिल्कुल ठीक आपने बात करी, और ये बहुत ही एक दर्दनाक चीज हुई है। और जैसे कि विजुअल्स देखने को मिले, मुझे नहीं लगता पार्टी सियासत एक तरफ हो, कोई देश में, हिंदुस्तान में हो या दुनिया में, कोई जिसके ये जैसे ये चीजों जो हमारे गरीबों को या माइग्रेंट लेबर को जो भुगतना पर जिस हालात में वो गए हैं, उन्होंने सबके दिल को झंझोल के रख दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कई चीजें होती हैं जो हाइंडसाइट में आपको लगता है कि ये भी हम बेहतर कर सकते थे, वो भी बेहतर कर सकते, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी जो पहली बारी हम सबके जीवन में, दुनिया भर में पहली बारी ये चीज देखने को मिली है, जिसका ना कोई इलाज है, ना पता ये आगे क्या करेगी, कितनी देर चलेगी। ऐसे में चीजों को प्रोडिक्ट करना और फोर्सी करना और एड्रेस करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। माइग्रेंट लेबर की जरूर, मैं देखिए, इनका भी मैं समझती हूँ हालात सिचुएशन से बदलते रहे। सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ, इनके खाने पीने का,
उस टाइम जो राज्य सरकारों ने खाने पीने का इनका कोई इंतजाम होता तो शहर इतनी सारी इनके अंदर जो आपदा आई वो नहीं होती। लेकिन उस टाइम गुरुद्वारों में समाज सेवी संस्थाओं ने, लोगों ने जाके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, खाने को मिलने लगा। लेकिन जब ये बीमारी की बात, अब आप भी एक ह्यूमन बीइंग है और मैं भी एक इंसान हूँ, जब इंसान को लगता है ऐसी बीमारी जो कल पता नहीं किसको मारेगी, तुमको या मुझको मारेगी, हर एक के अंदर ही होता है मेरे बच्चे मेरे पास हो, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तो ये माइंडसेट कि एक तरफ तो काम बंद हो गया, कई प्रैक्टिकल कारण थे, किराएदार कहता किराया नहीं देना तो बाहर जाओ क्योंकि जेब उसको निकालेगा नहीं तो बिजली पानी का बिल वो कहाँ से भरेगा, वो किराए भरने के लिए किराएदार। सो प्रैक्टिकल चीजें जो थी, नौकरी जाने से जो था, और तीसरा मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जो डर इस बीमारी का कि अपनों के पास चले, घर में किसी को ना हो जाए, हम इधर रह जाए, हम इधर हों और बच्चे बीवी घर से बुला रहे, ये सारी ये बहुत एक ह्यूमन एस्पेक्ट जो इसका था, जिस करके मुझे लगता है ये माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है अपने मेरे मंत्रालय के ऐसे भी इंडस्ट्री हमारे थे जो उनको रहने के लिए भी जगह दे रहे थे, खाने को भी दे रहे थे, पूरा बसा के रखा था। अब मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे एम्स की उसारी हो रही है, तो ये तो जब लॉकडाउन खुला उसका लेबर को जो कॉन्ट्रैक्ट में था उनको सरकार पैसे भी दे रही थी, काम भी शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ये था नहीं, बस अब घर जाना है, और एक गया तो दूसरा जाना चाहता था। जब ट्रेनें चली तब तो बिल्कुल जो चल के नहीं जा सकते सब जाना चाहते। तो ये जो ह्यूमन एंगल था, जो इमोशनल एंगल है कि ये भयंकर डरावनी बीमारी के टाइम घर पहुंचो, अपनों के बीच जाओ, ये एक बहुत ह्यूमन साइकी है, और हर एक आप और मैं भी समझ सकते हो कि हम तो रोज अपनों के पास शाम को घर जाते हैं, लेकिन ये जो घर से इतने मील दूर हैं, इनका ये समझा जा सकता है। लेकिन इसका आप मैं ये भी समझती हूँ कभी कभी तो कि जिन राज्यों में ये वापस गए हैं, आप सोचिए उन राज्यों में कैसे हालात होंगे, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अब इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना, तो वो सरकारें कैसे कोप करती हैं। जहां से गए हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जहां पहुंचे हैं वो कितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिन में। मैम, जितना मैं आपके ऑडियो में मेरे पास क्लैरिटी नहीं, लेकिन जितना मैं समझ पाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स आपने उठाए हैं। मैम, मेरा कंसर्न ये भी है, और खासतौर से आपकी मिनिस्ट्री के लिहाज से, अब ये रिवर्स माइग्रेशन हो गई है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था के इंजन को अगर सही मायने में रफ्तार देनी है तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन्हें वापस लेके आना होगा। जो गए हैं उनकी वापसी बहुत जरूरी है, उसे लेकर आपके पास क्या प्लान है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको वापस नहीं आए तो इंडस्ट्री जिस कैपेसिटी में उनको काम करना है वो नहीं कर पाएगी। अब मैं पंजाब जैसे राज्य में, जहां पे हमारे यहाँ जो चावल की बिजाई शुरू होगी कुछ ही दिनों में, ये इसके लिए बहुत बड़ी लेबर की जरूरत होती है, और जब लेबर नहीं है तो मुझे लगता है बिजाई 100% जो होती थी उसके बहुत कम रह जाएगी, जिस करके आउटपुट कम होगा, जिस करके और 6 महीने में और दूसरी इश्यूज क्रिएट होंगी। सो जैसे फसल की बिजाई में है इंडस्ट्री, तो इससे भी ज्यादा इम्पैक्ट होती है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये समझ रही हूँ कि एक बारी उनको घर पहुंच के अपने हालात देखने, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक ये लेबर वापस लाना शायद मुश्किल होगा। तो जितनी जल्दी ये घर पहुंचे और फिर रोजी के लिए फिर एक बार फिर निकल के आए, पर ये सब इस बीमारी के असर पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे देश ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई भी अच्छी लड़ी है, और इसके जो सिम्टम्स है वो ऐसे नहीं है जो किसी को बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं, बहुत कम गिनती में ऐसे। तो मुझे लगता है इस करके जो इंडस्ट्री अपने लेबर को वापस लाने की कोशिश करेगी तो कुछ दिनों के बाद ये जरूर लौटने लग जाएंगे, लेकिन अभी उनको एक बार घर पहुंचने की ही पड़ी हुई है चिंता। और इसीलिए मनरेगा के लिए भी पैसे सरकार ने डाले ताकि जहां जाए वहां उनको कुछ पैसे माइग्रेंट लेबर के लिए भी। आपने देखा कि पिछले कैबिनेट में 5 किलो अन्न इनको देने के लिए वो भी एक नया कैबिनेट में नोट पास किया गया कि 8 करोड़ ऐसे माइग्रेंट लेबर इनको भी खाने पीने के लिए केंद्र से दिया जाएगा। सो हर तरीके से ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, किसी की सोच कैसे जाएगी, कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से सरकारों को, राज्यों को और देश की सरकारों को रिएक्ट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकी को कोई समझ नहीं सकता और कोई प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकता। मैम, ये जो सियासत हुई है, हमने देखा कि
बस को लेकर अब लोग कह रहे हैं बस करो। मजदूरों को लेकर ये जो सियासत हुई, चाहे वो रेलवे के माध्यम से उनको भेजने का हो, चाहे बस के माध्यम से हो, या फिर जो कई राज्य सरकारों का जो रुख था उस पर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लगा। इस सियासत को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस समय देश में सियासत करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को केंद्र और राज्यों की सरकारों को बिल्कुल जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सरकारों में है, आज विरोधी पार्टियों को भी ये दिखाना चाहिए कि रल मिलके हम इस महामारी से अपने लोगों की जान बचाने के लिए और अपने देश को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाने के लिए हम कलेक्टिवली क्या इस ग्रोथ इंजन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी सियासत कर पाएंगे। लेकिन जो इसमें सारे जने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करके सारी इंडस्ट्री बैठ जाए और लोगों की जान चले जाए तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के लिए किसी के पास कुछ रह जाएगा। तो दुख जरूर होता है। और ये इस पे बसें किसने भेजी, किसने परमिशन नहीं दी, ट्रेनें चलाई, उसका किराया किसने भरा, किसने नहीं भरा, मुझे लगता है जैसे गरीबों को खिलाने के लिए संस्था समाज सेवी संस्थाएं आगे आए, गुरुद्वारा आगे आए, इंडिविजुअल्स आ गए, अपनी जेब से लोगों ने किया, इसी तरह माइग्रेंट वर्कर को घर पहुंचाने के लिए सियासत छोड़ के हर एक को अपना अपना योगदान डालना चाहिए था और अब भी डालना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। अभी सीख जाए। और दुख की बात है कि विरोधी पार्टी इसमें सियासत कर रहे हैं। हाँ, जरूर हो सकता है कमियां बहुत रह गई, मैं नहीं कहती कि नहीं रह गई, ऐसे हालात कभी पहले पैदा नहीं हुए, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि मोदी जी की अगुवाई में हालात का सामना करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। भगवान ना करे राहुल गांधी की पार्टी कोई होती, इनके जैसा कोई बैठा होता तो आज देश की हालत क्या होती, ये तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोग भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो उसमें भी उस सियासत में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज देश की लीडरशिप डिसाइसिव है, स्ट्रॉन्ग है और दिन रात मेहनत और काम कर रही है कि इस चीज में से, इस संकट में से देश को निकाल सके। हाँ, जब कोशिश करें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, हम भी इंसान हैं, सरकार कोशिश ही कर सकती है और वो कर रही है, लेकिन उनकी कोशिशों को अच्छा, आप सोनिया गांधी के जी, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है जी, मैं आपका स्पेसिफिक रिएक्शन चाह रही थी जो सोनिया गांधी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन को क्रूर मजाक बता रही है, उसके लिए अगर आप संक्षेप में एक रिस्पॉन्स दे पाए। देखिए, ये तो वो बात होगी, एक तरफ खाई तो एक तरफ वो, क्योंकि जे लॉकडाउन नहीं किया होता और आज जहां अमेरिका जैसे देश में जब 1 लाख केसेस पहुंचे थे तो 15-16 हजार लोग मर चुके थे, और हिंदुस्तान जिसकी 135 करोड़ की आबादी है, जब 1 लाख केसेस 65 दिनों में पहुंचे, जहां उधर एक महीने के अंदर पहुंच रहे थे और सिर्फ 3000 लोग मरे हैं, तो इसकी शलाघा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी मौतें ज्यादा हो जाती तो तब भी इस सरकार के बारे में सोनिया जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बोलना था। तो जो अच्छा काम किया उसका कुछ कहना नहीं, और जो कुछ परफेक्ट नहीं हो पाया उसके बारे में आप बाद में बोलने लग जाए कि लॉकडाउन करके ये हुआ वो हुआ। लॉकडाउन के टाइम में क्यों नहीं बोला कि हम इस लॉकडाउन के अगेंस्ट हैं? उस टाइम बोलना था कि लॉकडाउन क्यों किया सरकार ने, क्यों 3 हफ्ते चुप करके घर पे बैठे रहे, उसी टाइम बोलना था ना कि लॉकडाउन नहीं करिए, बुरी चीज है। अब आप 60 दिन बाद आप देख के बोले कि वो बुरी चीज थी, तो ये तो सियासत है। और ये एक चीज और आपसे आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने सारे राज्य सरकारों के चीफ मिनिस्टर से बात करके ही जो फैसले लिए पहले लॉकडाउन के बाद, उनसे बात करके अब भी 4-5वीं बार जब बात हुई है, कई राज्य और उनमें से कोई कांग्रेस के राज्य, मेरा अपना पंजाब का राज्य, जो अभी लॉकडाउन खोलने के हक में नहीं थे। सो ये बातें प्रधानमंत्री जी ने पहले लॉकडाउन के बाद, उसके बाद लगातार राज्यों से बात करके गई है। तो सोनिया जी का अब कहना कि ये गलत था वो था, तो अपने राज्य सरकारों के जो उनकी है उनको बोलिए कि वो बताएं वो क्या कह रहे थे। जी, बस जाते जाते मैम संक्षेप में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, आपके पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उस लिहाज से, आपकी मिनिस्ट्री के लिहाज से, और यहाँ पे सिर्फ मैं आत्मनिर्भर भारत नहीं, मैं एक्सपोर्ट के लिहाज से भी कह रही हूँ, क्योंकि अब उसमें बहुत पोटेंशियल है। चाइना को लेकर जिस तरह का सेंटिमेंट है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं कि वो कैपिटलाइज करेगा। उसे लेकर आपकी मिनिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हों, आप सोच रही हों, संक्षेप में अगर आप बता सकें।
जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसको एक तरफ जब चैलेंज है तो हम अपॉर्चुनिटी को भी देख रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए सरकार ने 12 ऐसे चैंपियन सेक्टर्स देखे हैं, और एक जिसमें से मेरा मंत्रालय कल रात को भी 10:30 बजे तक हम लोग की इसी पे चर्चा हो रही है कि अब चाइना जो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट दुनिया भर में चाइना का था, बहुत सारे देशों का चाइना से मन उठ के दूसरी तरफ जाने जा रहा है। आपको बोल के हैरानी होगी कि लॉकडाउन के समय में ही मेरे ऐसे कुछ यूनिट्स थे, जैसे हनी का सेक्टर था, जिनको पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे वो कंट्रीज अब हमारे हिंदुस्तान एक्सपोर्टर्स को अप्रोच किया कि आप हमें हनी भेजिए। अभी 2 दिन पहले फ्रोजन फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिंगापुर जैसा देश जो अभी हमारे हिंदुस्तान से कम लेता था, उन्होंने हमारी हिंदुस्तान कंपनियों को अप्रोच किया। तो बहुत बड़ी तादाद में चाइना से हटके दूसरे देशों को देखा जा रहा है, और इंडिया एक ऐसा पोटेंशियल है जो फूड प्रोसेसिंग में, फूड में बहुत सक्षम भी है, क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, और इसके लिए लगातार हमने अपने वेबसाइट में कौन से देशों में क्या जा रहा था, चाइना से क्या जा रहा था, हिंदुस्तान उनमें से क्या अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकता है, इंडस्ट्री के साथ बात करके एक्सपोर्ट में हम क्या उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स, जैसे मैं अपने मंत्रालय की आपको मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्री के पास आज लिक्विडिटी की, क्रेडिट की, पैसों की कमी है। तो हमारा जो एक ऑपरेशन थी, जो सिर्फ टमाटर, अनियन, पोटैटो के लिए मेरी एक स्कीम थी, उसको एकदम प्रधानमंत्री जी से क्लियरेंस लेके हमने सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए आगे के लिए खोल दिया, ताकि सिर्फ यही नहीं बाकी चीजें भी एक्सपोर्ट कर सके। आपने देखा है 10,000 करोड़ का एक माइक्रो यूनिट्स का भी एक नई स्कीम आई है। तो लगातार मॉडिफाई कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, दूसरी स्कीम्स को बढ़ावा देके, और फिर पॉलिसीज में चेंजेस लाके कि एकदम से हमारे लोग ये बाहर की मार्केट को कैप्चर कर सके, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखे, उनको हैंड होल्डिंग और गाइडेंस दे। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान इस संकट में एक बड़ी पावर के तौर पर उभरेगा, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने अवसर की बात की है, आप भी यहां पर अवसर की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, खासतौर पर यह देखते हुए कि चाइना के लिए जो सेंटिमेंट है फिलहाल वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और हिंदुस्तान को कई कंपनियां इस समय एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही हैं। हरसिमरत कौर बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे जी न्यूज पर। मैम बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके प्लान्स क्या है, उनकी मिनिस्ट्री किस तरह से इस मुश्किल घड़ी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलने की तैयारी कर रही है, कैसे अर्थव्यवस्था के इंजन को रफ्तार देने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा भी की जा रही है, इसी पर बात करते हुए